इस नई कहानी की शुरुआत में हम लोग मेन कपल यानफो और जिया को रोमांस करते हुए देखते हैं। जिया कॉलेज ड्रेस में थी, जिससे हमें पता चलता है कि जिया एक्चुअल में कॉलेज स्टूडेंट है। अगली सुबह रोमांस करने के बाद जब वो जगती है तो एक मस्त मस्त बंदी यानफो को अपने साथ देख करके वो शॉक्ड हो जाती है। फ्लैशबैक में उसे याद आता है वो अपने डैड के फ्रेंड के बेटे लोगों के साथ ऐसे क्लब में पार्टी कर रही थी। वो मोस्टली ऐसे पार्टीज में नहीं जाया करती थी, लेकिन उनके ही कॉलेज का एक बंदा था जो कि ऐसे ज़िया के पीछे पड़ा रहता था और उसके डैड के कंपनी में भी हेल्प किया करता था। तो वो ज़िया को ऐसे फ़ोर्स कर रहा होता है ड्रिंक करने के लिए। ज़िया बहुत कम ही ड्रिंक किया करती थी और आज भी सिर्फ़ उनके कहने पर ही उसे ड्रिंक करना पड़ता है ताकि वो लोग उसके डैड को ऐसे इन्वेस्टमेंट देते रहे। जिया जब वहाँ पर काफ़ी ड्रिंक कर लेती है तो वो जाने का कोशिश करती है। बट ये दूसरा लड़का कहता है कि जिया को यहाँ से जाने तभी मिलेगा जब वो यहाँ पर किसी लड़के को किस करेगी। अब ये सब कुछ उस बदमाश लड़के का प्लान था कि जिया आकर के उसे किस करे, लेकिन तभी जिया को ऐसे क्लब में सामने टेबल पे बैठा हुआ एक लड़का दिखता है और उसे उसकी आँखें काफ़ी अच्छी लगती है। वो उसके पास जाती है, बोलती है कि तुम्हारी आइज़ काफ़ी प्रिटी है और ऐसे बोल के उसे किस कर लेती है। और ये बंदा कोई और नहीं, वही यानफो था जो कि इस कहानी का हीरो है। अब ये तो कांड हो चुका था। अगली मॉर्निंग से उठती है तो सोचती है यानफो के जगने के पहले ही वो यहाँ से निकल जाती है। जितने पैसे उसके पास थे वो यानफो के पास रख देती है। उसे वो एक मेल मॉडल एक्चुअल में समझ रही थी। उसके वहाँ से निकलते ही यानफो जगता है और अब वो जिया को जाने नहीं देने वाला था। जिया उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थी। जिया जल्दी-जल्दी अपने कॉलेज पहुँचती है। उसकी फ्रेंड उससे पूछ रही थी, "ये तुम्हारे नेक पर लव बाइट कैसा है?" तो जिया उसे कहती है कि एक्चुअल में किसी मॉस्किटो ने बाइट कर दिया था। आज उन्हें पता चलता है कि उनके कॉलेज में एक नया प्रोफ़ेसर आने वाला है। पहले वाले प्रोफ़ेसर का इस तरीके से ट्रांसफ़र हो चुका है। जिया उस प्रोफ़ेसर में इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन उसकी फ्रेंड कह रही थी कि वो बहुत ही हैंडसम है। और जब वो प्रोफ़ेसर कॉलेज में एंट्री लेता है तो जिया ये देख कर के शॉक्ड हो जाती है कि वो कोई और नहीं, कल रात वाला बंदा यानफो था। उसे तो पता भी नहीं था कि एक्चुअल में यानफो एक प्रोफ़ेसर है, ना कि कोई मेल मॉडल। और यानफो तो जानबूझ कर के यहाँ पर जिया के लिए आया हुआ था। जिया उसे देख कर के अपना शक्ल छुपाने लगती है और सारी लड़कियाँ यहाँ पर यानफू पे लाइन मार रही थी। सब उसे काफ़ी ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे थे। अब यहाँ पर यानफू जानबूझ कर के क्लास मॉनिटर बनने के लिए जानबूझ कर के जिया को चूज़ करता है। अब ये देख कर के और सारी लड़कियाँ जेलस होने लगती हैं कि यानफू ने जिया को क्यों ही चूज़ किया। लेकिन अपने रिलेशनशिप के बारे में जिया किसी को नहीं बताती है। यान वो आज का क्लास अटेंड करता है और फिर जिया को अपने ऑफिस में बुलाता है, जहाँ पर कि जिया को वो कह रहा था कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें कल रात की चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहिए। जिया से कहती है कि एक्चुअल में कल रात वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी और उसे याद नहीं था कि वो क्या कर रही है और ना ही उसे पता था कि यानफो उसका प्रोफ़ेसर है। अगर उसे पता होता तो वो काफ़ी कभी नहीं करती। अब यहाँ पर यानफो ये कह रहा होता है कि लेकिन तुम्हें अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वो जानबूझ कर के जिया को ऐसे छेड़ रहा होता है और वो बेचारी घबराई सी खड़ी थी। तभी उनकी क्लास का एक लड़का यहाँ पर आ जाता है और जिया बहाना करके वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि और भी कोई जाने। वहाँ से यानफो जब बाहर निकलता है तो हमें पता चलता है कि यानफो एक्चुअल में एक बड़े कंपनी का सीईओ भी है। उसका सेक्रेटरी से पूछ रहा होता है कि कंपनी छोड़ कर के यहाँ क्यों? तो वो बोलता है उस लड़की को पकड़ने के लिए। इधर जिया अगले दिन कॉलेज के लिए लेट थी, वो जल्दी-जल्दी जा रही होती है। यानफो उसे बहुत सारे क्लास के भी वर्क दे दिया करता है। तभी उसे उसके फादर का कॉल आता है। उसके फादर उसे कह रहे होते हैं कि तुमने कल उस कंपनी के बेटे को ऑफेंड किया है और तुम्हें आज रात की डिनर पार्टी में जाकर के उससे माफ़ी माँगना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर वो उसे बहुत ही डाँटेंगे। जिया को ऐसा करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि वो लड़का उसके लिए गलत इरादे रखता था और ये बात जिया को पता था। वो मजबूरी में होके बोल करके जल्दी-जल्दी अपने क्लास चली जाती है। अपने फादर के बिहेवियर की वज़ह से वो काफ़ी सैड रहती थी, वो हमेशा ही ऐसा करते थे। यानफो एज़ यूजुअल आज अपना क्लास लेने के लिए आता है और सारी लड़कियाँ यानफो पर ऐसे लाइनबाज़ी करना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पर यानफो ज़िया को अपने सारे असाइनमेंट पूरे करने के लिए बोलता है और बोलता है कि टेस्ट में उसके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। जिया यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के ऑलरेडी अपने फैमिली की वज़ह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और यानफो को यूँ उसे प्रेशर देना और ज़्यादा ही उसे सैड फ़ील करा रहा था। क्लास होने के बाद सारे बच्चे जाने लगते हैं। यानफो जिया से बात करने के लिए आता है।
और वो मुझसे कह रहा था कि वह मन लगा कर के नहीं पढ़ रही है क्योंकि वो अपने असाइनमेंट पूरा नहीं कर पा रही है। सुनते ही जिया यहाँ पे रोने लगती है। यान को लगता है कि शायद उसके डाँटने की वज़ह से वो रो रही है। जिया कहती है, नहीं, नहीं, वज़ह तुम नहीं हो। एक्चुअली में मेरा पेरेंट मुझे इस तरीके से प्रेशराइज़ कर रहे हैं उस बंदे को डिनर पार्टी में जा कर के माफ़ी माँगने के लिए। मुझे ऐसा करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। यान तो उसे कहते हैं, बस इतनी सी बात तो तुम्हें मुझे पहले से बतानी चाहिए थी। जिया कह रही है कि तुम इसमें भला मेरा क्या ही हेल्प कर सकते हो? तुम्हें पता भी नहीं है कि वो लोग कितने ज़्यादा रिच हैं। वो हमेशा ही मेरे डैड का ऐसे हेल्प करते हैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट में। यान वो कहते हैं, सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो। जिया के जाते ही वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और जिया के डैड की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोल देता है। इधर जिया ऐसे सैड होकर के अभी क्लास से बाहर निकली ही थी कि उसे उसके फादर का कॉल आता है कि उन्हें कंपनी के लिए एक नया इन्वेस्टर मिल गया है। तो जिया को उस बंदे से जा करके माफ़ी माँगने की कोई ज़रूरत नहीं है और वीकेंड पर जो बैंकेट होने वाला है पार्टी, उसमें उसे आना पड़ेगा नए इन्वेस्टर से मिलने के लिए। जिया को इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं था और वो इस चीज़ को लेकर के कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ही खुश थी। तो यान्फो को मैसेज करती है कि उसने ये कैसे किया? उसे नहीं पता था कि यान्फो ने उसकी कंपनी में ऐसे इन्वेस्ट किया है। जी हाँ, रात में टैक्सी आने का वेट कर रही थी, तभी यहाँ पर यान्फो का सेक्रेटरी आता है और बोलता है वो कि आपको यान्फो ने बुलाया हुआ है। उसके पास ऐसे असाइनमेंट वगैरह भी थे, तो उसे लगता है कि शायद असाइनमेंट के बारे में ही बात करने के लिए यान्फो ने बुलाया होगा। जी, असाइनमेंट वगैरह लेकर के जाती है, तो यान्फो उसे अपने साथ डिनर करने के लिए बोलता है। वो दोनों साथ में बैठ कर के डिनर कर रहे थे। जिया उससे पूछती है कि आखिरकार वो उसे ही क्यों इस तरीके से चूज़ कर रहा है और उसके लिए इतना कर रहा है। यान्फो से कहता है कि एक्चुअल में तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। मुझे ये प्रॉब्लम थी कि मैं पहले कभी किसी लड़की में टच नहीं हो पाता था। इस वज़ह से मैं कभी किसी रिलेशनशिप में भी नहीं आ पाया। लेकिन तुम मेरे लिए स्पेशल हो, तुम्हारा टच मुझे इस तरीके से बुरा फ़ील नहीं कराता है। जिया कहती है, ओह! तो ही मैं समझूँ कि तुम मुझ में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो? यान्फो यहाँ पर जिया को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कह रहा था, लेकिन जिया उसे कहती है कि तुम तो मेरे प्रोफ़ेसर हो, ऊपर से मैं तुम्हें सिर्फ़ कुछ ही दिनों से जानती हूँ। यान्फो से कहता है, प्रोफ़ेसर तो मैं तुम्हारे कॉलेज में टेम्परेरीली हूँ, दूसरा रही जानने की बात तो वो हम दोनों एक-दूसरे के साथ रह के जान ही जाएँगे। जिया सोचने के लिए वक़्त लेती है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो जिया को पीरियड्स आ जाते हैं और उसके पेट में काफ़ी तेज़ दर्द था। यान वो जिया को अपने घर लेकर के जाता है। अगली सुबह जब वो जगती है, तो वो देखती है कि वो किसी अनजान कमरे में है। फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि यान्फो रात में उसके लिए ये सूप लेकर के आया हुआ था और उसने अपने हाथों से जिया को पिलाया था। इट मीन्स कि वो यान्फो के घर में ही है। वो यान्फो का ये केयर देख कर के कहीं न कहीं इम्प्रेस हो रही थी उससे। वो नीचे जाती है उसे ढूँढते हुए, तो देखती है कि यान्फो उसके लिए फूड प्रिपेयर कर रहा है। तभी जिया की नज़र पड़ती है बाहर, जहाँ पर कि वो अपने कॉलेज के और भी प्रोफ़ेसर को देखती है। वो ये देख कर के थोड़ा-सा शॉक्ड हो जाती है। यान्फो कहता है, हाँ, हमारे कॉलेज के और भी प्रोफ़ेसर आस-पास रहते हैं। अब जिया को लगने लगता है कि अगर कोई यहाँ पर उसे यान्फो के घर देख लेगा तो पंगा हो जाएगा और वैसे बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उन दोनों के बारे में कुछ रूमर्स ऐसे फैले। यान्फो से कहता है कि कोई ऐसे ही घर में थोड़ी आ जाएगा और बाहर से नहीं दिखता है, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रहा हूँ। जैसे वो पीछे मुड़ के फूड लेके आता है, जिया वहाँ से बाहर निकल चुकी थी। बाहर जाने पे उसे उसके फ़ादर का कॉल आता है और कहते हैं कि शाम में जो नए इन्वेस्टर से मिलना है उसके लिए पार्टी है और उसके लिए उसे आना ही होगा। अब यान्फो ने जिया को बोला था कि वो अपने हेल्थ का ख़्याल रखे, उसे इन्वेस्टर की पार्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है। जिया ने वैसे तो ओके कह दिया था, लेकिन यहाँ पर जब उसके फ़ादर उसे फ़ोर्स कर रहे हैं तो उसे जाना ही पड़ेगा। तो ये बातें यान्फो को मैसेज कर देती है। अब यान्फो वैसे तो उस पार्टी में नहीं जाने वाला था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जिया उस पार्टी में जा रही है, तो फिर वो भी उस पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाता है। अपने सेक्रेटरी को सारी चीज़ों को अरेंज करने के लिए बोलता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जिया एक नॉर्मल सा ड्रेस पहन करके उस पार्टी में पहुँच जाती है। उसके फादर उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि वो क्या फुद्दू सा ड्रेस पहन कर के आई हुई है। ये पार्टी और वैसे भी ये उसके घर की पार्टी है, इन्वेस्टर को इम्प्रेस करना ज़रूरी है। जिया कुछ भी नहीं बोलती है, उसके डैड के साइड हटते हैं। वो बदमाश लड़का भी अपना ग्रुप लेकर के यहाँ पर आया हुआ था, जो कि जिया को कहानी की शुरुआत में परेशान कर रहा था। जिया को वो कहता है कि लगता है कि उसके डैड को नया इन्वेस्टर मिल गया, तो वो कुछ ज़्यादा ही उछलने लगी है। उसके डैड यहाँ पर बीच में आते हैं और जिया को उन लड़कों को एंटरटेन करने के लिए बोलते हैं, फ्रेंडशिप करने के लिए बोलते हैं। अब जिया को अपने डैड की इन हरकतों पर बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वो ऐसा पहली बार नहीं कर रहे थे, वो उनके बीच जिया को छोड़ कर के चले जाते हैं। भला कोई डैड अपने बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो लोग यहाँ पर जिया को बुली करने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर यानफू जिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। उसे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वो भी यहाँ पर थोड़ा-सा इंजर्ड हो जाता है। उस बदमाश इंसान को अब तक पता नहीं था कि यानफू कौन है।
इसी वजह से वो उससे पंगा ले रहा था। लेकिन उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आकर के बाकी की चीज़ें सँभाल लेता है और उस बदमाश इंसान को ऐसे पकड़ लिया जाता है। जिया को यानफो की काफ़ी फ़िक्र हो रही थी कि कहीं उसे चोट-वोट तो नहीं लगा। वो बंदे को नहीं पता था और सारे लोगों को लेके जाया जाता है। मेन विलेन तो वही था, यानफो उसे नहीं छोड़ने वाला था। चीज़ें यहाँ पर हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। जिया के फ़ादर यहाँ पर आते हैं और वो यानफो से माफ़ी माँगते हुए कहते हैं उस लड़की को जाने देने के लिए। लेकिन यानफो यहाँ पर जिया से पूछता है क्या करना है और जिया उसे माफ़ करने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो लड़का हमेशा ही उसे परेशान करते रहता है। इस बात पर और जिया को ये कहने लगते हैं कि वो बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं है। जिया कहती है बस बहुत हो गया। आप तो मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट ही नहीं करते हो। ये बंदा मुझे परेशान करते रहता है। यानफो जिया का सपोर्ट करता है और कहता है कि डोंट वरी मैं इस बंदे को जाने नहीं देने वाला हूँ। वो बस उस बंदे को बहुत ज़्यादा ही डरा देता है। वो बंदा अपने घर के पैसों का हवाला दे रहा था और कह रहा होता है कि अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मेरे डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी उसके फादर आते हैं और उल्टे वो यहाँ पर उसी पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यानफो जैसे बंदे को ऑफेंड करने की। उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि यानफो ने ही एक्चुअल में जिया की कंपनी में इन्वेस्ट किया है। उसके डैड उसे पूरा सॉरी सॉरी बोल करके उसे वहाँ से लेकर के जाते हैं और कहते हैं दोबारा वो कभी भी यहाँ पर जिया को परेशान नहीं करेगा। फिर यानफो जिया को कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर के उसने अपने फादर के हाथों से थप्पड़ खाया हुआ था तब उसका केयर कर रहा था। जिया को लग रहा था कि यानफो के पास इतने पैसे हैं क्या जो वो इस तरीके से उसके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। यानफो कहता है वो तो बस थोड़ा-सा पैसा है। जिया को लगने लगता है क्या वो इतना अमीर है जो वो इतने ज़्यादा पैसे को थोड़ा-सा पैसा कह रहा है। यानफो से कहता है मैं चाहता था कि तुम मुझसे और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाओ। इसी वज़ह से मैं यहाँ पर तुम्हारे डैड के कमरे में इन्वेस्ट कर रहा था। वो आगे बढ़ के ऐसे जिया को किस करने लगता है लेकिन जिया सोने की ही एक्टिंग करने लगती है। और उसके जाते ही वो उठ जाती है। थोड़ी-सी वो एक्चुअल में एम्बैरेस थी। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो सोचती है कि यानफो अच्छा बंदा है, वो इतना ज़्यादा उसका हेल्प भी करता है और उसे इस तरीके से ज़रूर ही उसका गर्लफ्रेंड बनना चाहिए। वो नीचे जाती है तो यानफो यहाँ पर खाना बना रहा था और वो उसे जाकर के देख रही होती है तभी वहाँ पर कॉलेज का एक प्रोफ़ेसर आने लगता है। जिया जल्दी-जल्दी जाकर के छुपती है। यानफो उस प्रोफ़ेसर से बात करता है और प्रोफ़ेसर से पूछते थे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? तुम इतना स्नीकी बिहेव कर रहे हो? यानफो कहता है नहीं-नहीं। उनके जाने के बाद जिया उसे कहती है कि उसे तो हमेशा इस बात का डर लगा रहता है उसके घर आने पे कि कहीं कोई कॉलेज का प्रोफ़ेसर उन्हें देख ना ले। वो अभी कॉलेज नहीं जाती और यानफो के साथ ही पूरा दिन स्पेंड करती है। अगले दिन जल्दी-जल्दी कॉलेज पहुँच रही थी, यानफो उसके पीछे-पीछे बात करने के लिए जा रहा था। यानफो की वजह से जिया को लेट हो गया था। जिया उसे कहती है कि वो लोग कॉलेज में है और यहाँ पर यानफो उसका प्रोफ़ेसर है, तो यानफो यहाँ पे ज़्यादा लवी-डवी नहीं हो सकता। यानफो से कहता है कि क्या तुम मुझे लेकर के एम्बैरेस हो, जो कि इस तरीके से मुझसे बिहेव कर रही हो और मेरे बारे में बताना नहीं चाहती। जिया कहती है ऐसा नहीं है कि मैं एम्बैरेस हूँ, बस एक्चुअली मैं सबको नहीं बताना चाहती कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ। सब हमारे रिलेशनशिप को गलत समझेंगे, हमें थोड़ा डिस्टेंस बना करके रखना होगा। यानफो कज़िनों के लिए ऐसा करने के लिए रेडी हो जाता है। वो लोग क्लास में जाते हैं जहाँ पर कि जिया के पीछे बैठने वाला लड़का जिया को पसंद करता था और वो हमेशा उसे ताड़ते रहता था। यानफो इस चीज़ को देख कर के समझ जाता है और उस बंदे से जेलस होने लगता है। वो जानबूझ करके जिया और उस बंदे से दोनों से काफ़ी टफ क्वेश्चन करता है जो कि उसे आंसर नहीं कर पाते हैं। तो फिर यानफो ने मन लगा कर के पढ़ने के लिए कहता है, आशिकी नहीं। उस बंदे को समझ नहीं आता है कि यानफो यहाँ पर क्यों ही ऐसा कमेंट कर रहा है, लेकिन जिया तो समझ जाती है कि शायद वो बंदा उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होगा, इसी वजह से यानफो ने उसे डाँटा होगा। क्लास खत्म होने के बाद वो यानफो से मिलने के लिए ऑफ़िस में जाती है और जया उससे पूछ रही होती है कि उसने उस बंदे को ऐसे टफ क्वेश्चन क्यों दिए थे। यानफो से कहता है क्योंकि मैं जेलस था, वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था, तुम्हें ताड़े जा रहा था। जया उसे काम डाउन होने के लिए कहती है। वो दोनों रात में ऐसे डेट पर निकले हुए थे जहाँ पर कि वो दोनों मास्क पहन के जा रहे थे ताकि कोई उन्हें देख ना ले। फुल ऑन यहाँ पे रोमांसबाजी करने के बाद यानफो जिया को उसके डॉर्मेट्री में छोड़ने के लिए जाता है। उसे ध्यान आता है और उसने केक तो दिया ही नहीं। वो वापस लौटता है तो देखता है कि वो बंदा यहाँ पर जिया को कन्फेस कर रहा है। लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि जिया एक्चुअल में उसे रिजेक्ट कर दे रही है और वो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी जेलस होने लगता है। अगले दिन जिया को तो ये बातें पता है नहीं थी, उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि सब जगह कॉलेज में यही बात फैल रहा है कि जिया और उस लड़के का रिलेशनशिप है और उसने उसे हाँ कह दिया है। जब वो इस न्यूज़ को देखती है तो जिया समझ जाती है कि यान को ज़रूर ही जेलस फील कर रहा होगा।
और उसे एक्सप्लेन करने के बारे में वो सोचती है। अपना नाश्ता वगैरह छोड़ कर के वो चली जाती है यानफो के स्टाफ रूम में, जहाँ पर कि वो किसी और टीचर से बात कर रहा था। अब जिया वहाँ पर रुक जाती है। थोड़ी देर बाद यानफो ने इस तरीके से जिया के लिए सरप्राइज़ेज़ प्लान किए हुए थे। जिया उसे कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो ये न्यूज़ देख रहे हो कॉलेज की साइट पर, वो सब कुछ झूठ है। मैंने उस बंदे को मना कर दिया। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो भला मैं उससे हाँ कैसे कह सकती हूँ? यानफो से किस करता है तब जाकर के वो काम डाउन होता है कि जिया उसकी है। यानफो को तो जिया से कुछ ज़्यादा ही वाला प्यार हो गया था। वो अपना कंपनी वगैरह भी जाना छोड़ दिया था। वो उस पोस्ट को डिलीट करवाता है और अपने यानफो के बारे में एक नया पोस्ट डलवाता है। अगले दिन जब जिया अपने कॉलेज पहुंचती है तो देखती है कि यानफो के बारे में सारा न्यूज़ यहाँ पर फैल रहा है और उसे पता नहीं था कि यानफो ने ये सब कुछ करवाया है। उसकी फ्रेंड उसे कह रही थी कि तुम्हें पता है तुम्हारे प्रोफ़ेसर के बारे में क्या बातें फैल रही हैं? जिया को तो पता ही नहीं था। फिर उसकी फ्रेंड उसे कहती कि क्या वो यानफो के साथ रिलेशनशिप में है? वो इतना कॉन्फिडेंटली बोली थी कि जिया उसे झूठ नहीं बोल पाती है। उसकी फ्रेंड उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थी। फिर जब जिया यहाँ पर उस नोट को देखती है तो उसे यानफो से इस बारे में बात करना ज़रूरी था, क्योंकि उसने इस बारे में बात फैलाने से मना किया था। वो तुरंत ही यानफो के ऐसे रूम में पहुँच जाती है जहाँ पर कि टीचर्स को लगने लगता है कि यानफो और जिया कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ है। टीचर के जाने के बाद यानफो पूछता है, क्या हुआ? जिया कहती है, तुम तो इतने बड़े जेलस बेबी हो कि उस एक नोट की वजह से तुमने ऐसे हमारे बारे में बातें फैला दी। यानफो कहते हैं कि तुम मेरी बंदी हो, तुम्हें मेरे अलावा कोई भी अपना नहीं कह सकता है। अगले दिन यानफो जिया को दूसरे शहर में एक पार्टी में लेकर के जाता है। जिया को नहीं पता था कि यानफो बहुत ज़्यादा ही रिच है और उसकी पार्टी इतनी बड़ी होने वाली है। वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। जिया यानफो की गर्लफ्रेंड बन के गई थी, लेकिन तभी वो कॉलेज के प्रोफेसर से मिलती है जिसकी जगह पर यानफो आया था। वो बताते हैं कि अब मुझे समझ में आया कि गर्लफ्रेंड के चक्कर में तुमने मेरा ट्रांसफ़र कराया था। जिया यानफो को कहने लगती है कि अरे यार, तुम तो कुछ ज़्यादा ही शुरुआत से ही मेरे साथ ऐसे गलत इरादे लेकर के आए हुए थे। मुझे तो पता ही नहीं था। यानफो इस चीज़ के लिए हँसने लगता है। यानफो ने प्रोफेसर के सामने बोल दिया था कि जिया एक्चुअल में उसकी गर्लफ्रेंड है। प्रोफेसर यानफो के लिए बहुत ही खुश था और यहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। जिया यानफो के साथ रिलेशनशिप में सच में खुश थी। तभी एक गर्ल वहाँ पर आती है जो कि यानफो के साथ पहले कॉलेज में पढ़ी थी और वो उसे पसंद करती थी। उसे तब भी पता था कि यानफो यहाँ पर लड़कियों से कोई भी इंक्लूडिंग नहीं रखता है, और लेकिन वो आज जिया के साथ उसे देख करके शॉक्ड हो जाता है। यानफो यहाँ पर उस लड़की को जिया को अपनी गर्लफ्रेंड बोल करके इंट्रोड्यूस कराता है। वो लड़की फिर भी यानफो के साथ फ्लर्ट कर रही थी, तो यानफो से क्लियर कर देता है कि मैं किसी और लड़कियों से कोई रिलेशनशिप नहीं रखता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड खुद की है यहाँ पर। अब जिया को लगने लगता है कि एक्चुअल में वो यानफो के लायक नहीं है। आफ्टर पार्टी जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो वो थोड़ा-सा सैड थी। यानफो से पूछता है क्या हुआ? तो जिया कहती है कि हम दोनों के बीच 7 इयर्स का गैप है। ऊपर से तुम प्रोफ़ेसर हो मेरे, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए सही हूँ। यानफो कहता है तुम सही नहीं, तुम परफ़ेक्ट हो मेरे लिए, तभी तो मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा वाला पागल हूँ। अपने आप को किसी और से कम मत समझना। अब यहाँ पर जिया यानफो की इन बातों से थोड़ा-सा इम्प्रेस तो होती है, लेकिन उसकी इनसिक्योरिटी पूरी तरीके से खत्म नहीं होती है। यानफो पूरा कोशिश कर रहा था जिया को भरोसा दिलाने का। मेरे शहर में तो बहुत तेज वाली बारिश हो रही है, आपके शहर का क्या हाल है बताना ज़रूर। अगले दिन जिया ऐसे कॉलेज जाती है। उसकी फ्रेंड से कह रही होती है कि तुम दोनों के बीच सब कुछ सही तो चल रहा है, वो सैड क्यों है? जिया उसे कहती है हाँ बहन, सही तो चल रहा है, लेकिन मुझे तो इनसिक्योरिटीज इतना होते रहती हैं। यानफो इतना ज़्यादा भला परफेक्ट है और मुझे नहीं लगता है कि मैं उसके लायक हूँ। यानफो यहाँ पर आता है और वो जिया को सबके उसके टेस्ट रिजल्ट्स बाँटने के लिए बोलता है, जिसमें से कि जिया ने एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा परफ़ॉर्म किया था। यानफो यहाँ पर जिया को कांग्रेचुलेट विश कर रहा था, लेकिन उसकी फ्रेंड को कुछ ख़ास अच्छे मार्क्स नहीं आए हुए थे और वो थोड़ा-सा सैड थी। जिया यानफो से मिलने के लिए उसके ऑफ़िस में जाती है। यानफो भाई साहब तो उससे रोमांस करने में लगे हुए थे। लेकिन वो जिया का काफ़ी ज़्यादा बड़ाई भी कर रहा था कि एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से जिया ने सच में बहुत ही अच्छा वाला परफ़ॉर्म किया है। अब यानफू जिया को कह रहा होता है कि उसे रिंग पहना करके वो एक्चुअल में उससे शादी करना चाहता है। दोनों एक-दूसरे को किस करने वाले थे, तभी वहाँ पर जिया की फ्रेंड आ जाती है और जिया बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो जाती है। उसकी फ्रेंड तो यहाँ पे यानफो से रिक्वेस्ट करने के लिए आई थी कि बस उसके 2 मार्क्स वो बढ़ा दे, क्योंकि उसके फादर को पता चलेगा कि अगर वो पास नहीं हुई है तो उसे बहुत ही ज़्यादा वाला डाँट लगाएँगे।
यान वो ऐसा नहीं करने वाला था लेकिन ज़िया के कहने पर वो ऐसा कर देता है और ज़िया इसी बात का तो फ़ायदा उठा रही थी कि यान तो यहाँ पर उसका उसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है तो वो इतना तो करेगा ही। वो दोनों क्लास के बाद साथ में डिनर करने जाने का डिसाइड करते हैं। जिया अपनी फ्रेंड को भी अपने साथ ली थी। ये तीनों ही एक्चुअल में साथ में जाने वाले थे। ये इन्फो कॉलेज से कुछ देर बाद निकला था क्योंकि जिया नहीं चाहती थी कि बाहरी लोगों को उनके बारे में इस तरीके से पता चले। लेकिन जैसे ही वो लोग जाते हैं खाने के लिए तभी वहाँ पर जिया की फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ पर आ जाता है। एक्चुअल में वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड नहीं था। वो उसे पसंद किया करती थी, लेकिन उसे ये डाउट था कि जिया उसे पसंद करती है और वो उसे परेशान करने के लिए यहाँ पर आ जाता है। यानफू जिया के लिए उस बंदे से लड़ता है। उस बंदे को पता नहीं था कि यानफू कौन है, तो वो कह रहा होता है कि तुम मुझसे गलत कर रहे हो पंगा लेकर के। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ और वो मैं अपने बंदे लोगों को बुलाने वाला हूँ। जिया को लगने लगता है कि मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो यानफू को वहाँ से चलने के लिए कहती है। वो उसके दोस्त और यानफू तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग एक दूसरे होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए। जिया हर बात पर ऐसे पंगे लेना पसंद नहीं करती है। उसकी फ्रेंड इस इंसिडेंट की वजह से बहुत ही सैड थी। जिया को बुरा लग रहा था और जिया को बुरा लग रहा था तो ये देख कर के यान को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता है। वो कहता है कि चलो तुम लोग दोनों मिल कर के उस इंसान को सबक सिखाओ। उसने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत कैसे की। यान तो यहाँ पर उन दोनों का हिम्मत बढ़ाता है तो वो दोनों से लड़ने के लिए रेडी हो जाती है और जा कर के उल्टे उनकी पिटाई लगा देती है यानफो की वजह से। अब वो बंदा दोबारा कभी उन लोगों को परेशान नहीं करने वाला था। अगले दिन जब जिया यानफू के साथ थी तभी उसे कॉल आता है। उसने कुछ इंटर्नशिप के लिए ज्वाइनिंग दिया था और उसका उसमें से एक कंपनी का सिलेक्शन हो गया। लेकिन अब वो खुश नहीं थी। अपने डैड की कंपनी छोड़ कर के उसे दूसरी कंपनी में इंटर्नशिप करने पड़ेगा लर्निंग लेने के लिए। उसे पता नहीं था कि ये कंपनी एक्चुअल में यानफू की ही है। यानफू उसे बताता नहीं है। जिया को अप्रिशिएट करता है और कहता है कि उसके टैलेंट की वजह से ऐसे उसका सिलेक्शन हुआ इंटर्नशिप में और जिया को अपना काम अच्छे से करना चाहिए। जिया इस वजह से भी थोड़ा-सा सैड थी कि वो यान्फो के साथ कम वक़्त बिता पाएगी। जिया के वहाँ से जाने के बाद यान्फो इस तरीके से अपने ऑफिस में सेक्रेटरी को कॉल करता है और बोलता है कि यहाँ पर जिया का एक्स्ट्रा ख्याल रखने के लिए। लेकिन जिया को पता नहीं था कि एक्चुअल में यहाँ पर यानफो को कहने की वजह से उसकी कंपनी में जिया का सिलेक्शन हुआ था। जिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश थी। बाद में कितनी बड़ी कंपनी में चलो इंटर्नशिप का सिलेक्शन हुआ है तो उसे अच्छे खासे यहाँ पर एक्सपीरियंसेस का सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा। यानफो अपने घर जाता है जहाँ पर कि उसकी ग्रैंडमदर यानफो से बहुत गुस्सा थी कि वो एक लड़की के चक्कर में अपना कंपनी छोड़ कर के कॉलेज का प्रोफेसर बना फिर रहा है। उस यानफो की एंगेजमेंट एक्चुअल में बचपन में किसी और गर्ल से सेट कर दी गई थी। उसकी ग्रैंडमदर उसी से शादी करने के लिए कह रही होती है। यानफो से साफ मना कर देता है और कहता है कि जिया इकलौती ऐसी गर्ल है जिसको कि टच करने से यानफो को कोई एलर्जी नहीं होता है। और ना ही कोई डिस्गस्टिंग फ़ील होता है और वो जिया से प्यार भी बहुत करता है, तो वो शादी उसी से करेगा। वैसे भी वो कभी उस लड़की से तो मिला भी नहीं है और ना ही उसके लिए उसके मन में कोई फ़ीलिंग है, तो भला वो उस लड़की के लिए क्यों ही खुद को रोक कर के रखे। उसकी मॉम और ग्रैंडमदर उसकी बातों को समझते हैं और यानफो को कहती है कि ठीक है, वैसे तो उसके साथ एंगेजमेंट कैंसल करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारी फैमिली एक-दूसरे के बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ है, लेकिन फिर भी हम इस बारे में उस फैमिली से बात करेंगे। यानफो की जो मॉम थी वो जिया से मिलने के लिए कह रही होती है तो वो कहता है कि वो जल्दी ही उन्हें मिलाएगा। दूसरी तरफ जिया को इस तरीके से आज उसका फर्स्ट डे था। यानफो को कांग्रेचुलेट विश करने के लिए कॉल करता है। जिया काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी। वो पहुँच रही होती है तभी एक गर्ल का देखती है कि एक्सीडेंट हो गया है और जिया जल्दी-जल्दी सब कुछ छोड़ कर के उसे पहले हॉस्पिटल पहुँचाती है। गर्ल कौन थी ये बात जिया को अभी पता नहीं था। आगे चल के पता चलने वाला। हॉस्पिटल जाने पर पता चलता है कि वो खतरे से बाहर है लेकिन वो अभी कोमा में है। तो फिर वो ऐसे साइन वाइन करके ऑफिस के लिए निकल जाती है जहाँ पर कि ये बंदा उसे कॉल करके बुला रहा था पर डे 1 पर ही लेट है। उसके साथ-साथ यानफो के सेक्रेटरी की गर्लफ्रेंड भी यहाँ पर थी और वो जिया को इसलिए नहीं पसंद करती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे बैकडोर से कंपनी में लिया गया है। यानी कि वो किसी की सिफारिश पर आ रही है अपने टैलेंट का दम पर ही। उसे पता नहीं था कि वो उसके बॉस की ही गर्लफ्रेंड और अब उसे परेशान करने का डिसाइड करती है। यहाँ पर अपने साथ-साथ उसने इस मैनेजर को भी शामिल कर लिया था।
और जब जिया वहाँ पर पहुँचती है तो फिर वो मैनेजर जिया के साथ बहुत ही बुरे तरीके से बिहेव करता है और यानफो के सेक्रेटरी की गर्लफ्रेंड के कहने की वजह से वो उसे इधर-उधर के काम दे रहा होता है, कोई प्रॉपर काम नहीं दे रहा था। जिया जानती थी कि इंटर्नशिप में उसे कॉफ़ी लाना, पानी लाना ये सब कुछ करना पड़ेगा इसीलिए वो ये सब कुछ करने के लिए रेडी था। डे 1 था, वो कॉफ़ी लेने के लिए जाती है जहाँ पर उसे यानफो का कॉल आता है कि वो ठीक तो है ना? डे 1 कैसा बीत रहा? जिया उसे कहती है कि बहुत ही बुरा बीत रहा है। मेरा बॉस तो कुछ ज़्यादा ही अकड़ू है। ऐसा करके वो फ़ोन कट कर देती है क्योंकि कॉफ़ी रेडी हो गया था। यानफो को ये बातें सुन कर के बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वो तुरंत ही अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें जिया का ख्याल रखने के लिए कहा था। जिया को अपने ही ऑफ़िस में पंगे क्यों हो रहे हैं? अब उसका सेक्रेटरी भाई जिया को सेव करने के लिए जल्दी-जल्दी ऑफ़िस की तरफ निकलता है। फिर जब वो अपने बॉस को ऐसे कॉफ़ी देने के लिए जाती है, तो वो और भी उसके साथ बदतमीज़ी से बिहेव करता है और कहता है कि ज़िया इंटर्न है, उसे ये सारे काम करने आने चाहिए। ज़िया को इन सारी बातों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो एक लेवल तक ही चीज़ों को मैनेज कर सकती थी और वो ये जॉब जो छोड़ कर के जाने के लिए तैयार थी। वो उसे धमकी देता है कि अगर ऐसा ही करोगी, तो फिर उसे कहीं जॉब नहीं मिलेगा। वो उसे कहती है कि क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? वो कहता है बस वही समझ लो। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यान्फो का सेक्रेटरी आ जाता है, जिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो उस बंदे को डाँटते हुए कहते तुम्हें पता भी नहीं है तुम किस इंसान से पंगे ले रहे हो। चलो जल्दी जिया से सॉरी बोलो। वो सॉरी बोलने के लिए तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर उसके सेक्रेटरी की गर्लफ्रेंड आती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि एक्चुअल में वो बैक डोर से उसके सेक्रेटरी की वजह से यहाँ आई हुई है। उसे ऐसा लगता है कि वो उसके बॉयफ्रेंड को पटा रही है। जिया को यहाँ पर समझ नहीं आता है कि चल क्या रहा है और वो उसका सेक्रेटरी यहाँ पर बता नहीं सकता था कि यानफू ही एक्चुअल में इस कंपनी का सीईओ है। उसकी गर्लफ्रेंड एक तरफ पूछ रही थी कि अगर उसने उसे सच नहीं कहा तो वो उससे ब्रेकअप कर लेगी और दूसरी तरफ जिया भी ये सच जानना चाह रही थी लेकिन बेचारा बीच में उसका सेक्रेटरी फंसा हुआ था और वो चाह करके भी ये बातें बता नहीं सकता था क्योंकि यानफू ने खुद ही अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके रखा हुआ था। जिया को इस सिचुएशन से बहुत ही गुस्सा आने लगता है क्योंकि सब उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। उस ऑफ़िस गर्ल ने और भी सारे लोगों को यहाँ पर बुला लिया था और वो लोग यहाँ पर जिया को बुरा-बुरा इंसान कह रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि इस तरीके से उसके सेक्रेटरी को बॉयफ्रेंड बनाने के बाद वो यहाँ पर पहुँची है। वो इस कंपनी में रहना डिज़र्व नहीं करती है। जिया कहती है कि जिस कंपनी के लोग इतने ज़्यादा डम्ब होंगे, बिना दूसरी साइड की कहानी सुने बिना ही लोगों को जज कर रहे होंगे, वैसे भी उसे उस कंपनी में रहने का कोई शौक नहीं है। ऐसा करके वो खुद ही वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे यानफू पर्सनली जिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है और वो सबके सामने कहता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरी ही गर्लफ्रेंड को मेरी ही कंपनी से निकालने की। अब उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में यानफू की वो गर्लफ्रेंड है। उसका सेक्रेटरी अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है मैं तब से तुम्हें यही तो समझाने का कोशिश कर रहा था कि जिया से पंगे मत लो। जिया को यहाँ पर पता चलता है कि यानफू इस कंपनी का सीईओ है एक्चुअल में और यानफू यहाँ पर पहले तो उस बंदे को और अपने सेक्रेटरी की गर्लफ्रेंड को जॉब से निकाल देता है। क्योंकि अगर जिया उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं है, जब कोई इंसान यहाँ पर जॉब लेकर के आया हुआ है, तो किसी और पर्सन को कोई हक नहीं बनता है उसको ऐसे ह्यूमिलिएट करने का और उसे इस तरीके से क्रिटिसाइज़ करने का। यानफू यहाँ पर जिया के लिए ऐसे जस्टिस किया था लेकिन जिया इस बात से ज़्यादा गुस्सा थी कि यानफू ने उससे ये बातें क्यों छुपाई। ये मैटर सॉर्ट आउट होने के बाद वो यानफू के साथ लंच करने के लिए जाती है जहाँ पर वो यानफू से गुस्सा थी। यानफू से समझाता है कि एक्चुअल में मैंने तुम्हें शुरुआत में ये बातें नहीं बताई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि फाइनेंशियल डिफरेंस होने की वजह से कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा अलग हूँ और तुम मुझसे प्यार नहीं करो। मुझे इसी बात का डर था और ऊपर से मेरी फैमिली ने मेरा एंगेजमेंट किसी और लड़के से फिक्स कर दिया था। मेरी आइडेंटिटी के साथ ये सच भी तुम्हारे पास आता तो तुम और मेरे करीब नहीं आती। मेरे मन में और कोई ऐसे सेकंड ऑप्शन, सेकंड थॉट नहीं थे, जिस वज़ह से मैंने तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई हो। जी हाँ, यहाँ पर यानफो के प्रॉब्लम को, उसके सिचुएशन को समझती है और उसे माफ़ करने के लिए रेडी हो जाती है। वो यानफो को किस करती है, यानफो कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज के बाद तुमसे कोई भी चीज़ नहीं छुपाने वाला हूँ। दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी क्लियर हो जाती है। लेकिन इस सिचुएशन की वज़ह से बेचारी जिया बहुत ज़्यादा ही रोई थी, तो उसके आईज़ ऐसे स्वेल कर गए थे। अब यानफो यहाँ पर उसे मनाने के लिए उसके लिए ऐसे एग्स लेकर के गया हुआ था और वो जिया का केयर कर रहा था। कहीं न कहीं अब जिया और यानफो के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो तो क्लियर हो चुकी थी लेकिन अब भी बहुत कुछ बाकी था। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि यानफो की मॉम और उसकी ग्रैंडमदर चाह रही थी जिया से जाकर के मिलने के लिए। यानफो तो उन्हें मिलने के लिए नहीं ला रहा है। इसी वज़ह से उसकी मॉम पर्सनली जिया से मिलने जाने का डिसाइड करती है।
अगले दिन जिया को वो ऑफिस से ही कॉल करके मिलने के लिए बुला लेती है। यान वो जिया के मॉम से मिलने के लिए जाती है। हमें तो ऐसा दिखाया जाता है कि जिया को वो बताती है कि यानफो का एक्चुअल में किसी और से एंगेजमेंट फिक्स है और भी बहुत सारी बातें, और साथ ही में वो जिया को पैसे ऑफर कर रही थी। देख कर के तो यही लग रहा था कि यानफो की मॉम जिया को यानफो को छोड़ने के लिए बोल रही थी। दूसरी तरफ यानफो ऑफिस में था। जिया के बारे में उसे उसके सेक्रेटरी के थ्रू पता चलता है कि एक्चुअल में जिया यान्फो के मॉम को बुलाने पर उससे मिलने के लिए गई है, तो उसे ऐसा लगने लगता है कि उसकी मॉम उसे बुली कर रही होगी। तो वो जल्दी-जल्दी जिया से मिलने के लिए जाता है और अपनी मॉम पर गुस्सा करने लगता है। तभी जिया यहाँ पर वॉशरूम से आती है और कहती है कि गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम कुछ ज़्यादा ही लगता है कि ड्रामा देख रहे हो। तुम्हारी मॉम तो बहुत ही अच्छी है और वो मुझसे बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रही थी। एक्चुअल में वो पैसे गिफ्ट के तौर पे यहाँ पर यान्फो की मॉम ने जिया को दिया था और बोला था उसका ख्याल रखने के लिए। वो तो बहुत ही खुश थी कि फाइनली यहाँ पर यान को किसी के साथ रिलेशनशिप में है। वो जिया को समझाती है कि वो अपने फैमिली मेंबर से और सबके सामने अनाउंस करना चाहती है कि यान और जिया रिलेशनशिप में है। तो अगले कुछ दिनों में वो लोग पार्टी थ्रो करने वाले हैं, जहाँ पर कि वो जिया को पार्टी में बुलाना चाहती है। यानफो और जिया दोनों ही इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं। यानफो की मॉम जिया का इतना प्यार कर रही थी, इतना ख़्याल रख रही होती है कि उसे अपनी मॉम की अब कमी नहीं खलती। अगले कुछ दिनों बाद का सीन हम लोग देखते हैं, जहाँ पर कि यानफो जिया को उस पार्टी में लेकर के गया था। उसने उसके लिए काफ़ी प्रिटी-प्रिटी ड्रेस खरीदा हुआ था, क्योंकि वो चाहता था कि सारे यहाँ पर जिया की ब्यूटी से इम्प्रेस हो जाए। ये ड्रेस यानफो की मॉम ने पर्सनली जिया के लिए सेलेक्ट किया था। यान्फो को फ़िक्र हो रहा था कि जिया को यहाँ पर कोई बुली ना करे, लेकिन जिया बिल्कुल चिल आउट थी, क्योंकि यान्फो की फैमिली भी तो थी जो कि जिया के सपोर्ट में थी। वो लोग पार्टी में अंदर जाते हैं, यान्फो तो जिया को कहीं छोड़ कर के जाने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी एक गर्ल यहाँ पर आती है और यान्फो को कहती है कि तुम्हें तुम्हारी मॉम बुला रही है। यान्फो को उसकी मॉम दिख भी नहीं रही थी, तो वो उन्हें ढूँढने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। जिया कहती है कि कोई बात नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जा सकते हो थोड़ी देर के लिए। यान्फो जिया को तब तक अकेले ही पार्टी एंजॉय करने के लिए बोल करके वहाँ से चले जाता है। उसके जाते ही वही लड़की जो कि यान्फो से बोली थी कि उसे उसकी मॉम बुला रही है, उसके पास उसे बात करने के लिए आती है। वो एक्शन में यान्फो के फियांसे की बहन थी। वो जिया पर गुस्सा कर रही होती कि तुम्हारी वजह से यान्फो ने मेरी बहन से अपनी एंगेजमेंट कैंसल किया है। तुम्हारी वजह से यान्फो ने मेरी बहन की कंपनी के साथ प्रोजेक्ट कैंसल किया है। तुम इन सारे प्रॉब्लम्स का जड़ हो। तुम्हें तो यान्फो की लाइफ में होना भी नहीं चाहिए। जिया उसे कहती है, ओह बट मुझे नहीं लगता कि यान्फो ने मुझे ऐसा कुछ बोला। तुम्हारी बहन अगर उसके लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट होती तो वो मुझे ज़रूर बताता है इस बारे में। वो तो अपनी फियांसे से कभी मिला तक नहीं है। लेकिन उसकी बहन ड्रिंक की हुई थी और वो नशे की हालत में साइको की तरह बिहेव कर रही थी। वो जिया को हर्ट करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसकी सिस्टर बीच में आ जाती है उसे सेव करने के लिए, और वो खुद हर्ट हो जाती है। वो अपनी बहन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम पागल हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार ने एंगेजमेंट कैंसिल किया था, एक प्रोजेक्ट कैंसिल करके, बल्कि उसने मुझे 4 प्रोजेक्ट्स दिए हैं। तुम नशे की हालत में ये सब बकवास कर रही हो। जिया की कोई गलती नहीं है, चलो जिया से माफ़ी माँगो। उसकी बहन को जिया से माफ़ी माँगना पड़ता है और फिर वो अपनी सिस्टर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद वो जिया से पर्सनली माफ़ी माँगती है और कहती है कि एक्चुअल में मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन इस तरीके से बिहेव करेगी। वैसे फाइनली हम दोबारा मिले। जिया कहती है, दोबारा? हम पहले भी मिले हैं क्या? इस बात पर वो गर्ल कहती है कि हाँ, तुम भूल गई, कुछ टाइम पहले तुमने एक गर्ल को एक्सीडेंट में बचाया था। एक्चुअल में मैं वही हूँ। जय सुन कर के खुश हो जाती है कि वो ठीक है। वो गर्ल कहती है, देखो तुम्हें मेरे और यान्फो के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों के बीच कोई भी इमोशनल फाउंडेशन नहीं है और ना ही हम दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे। अगर यान्फो ये एंगेजमेंट कैंसल नहीं करता तो मैं करती। मुझे तुम्हारा बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगा। हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। जिया को कोई प्रॉब्लम नहीं था। तभी वहाँ पर यान्फो आ जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद उसकी एक्स फियांसे उसे बुली कर रही है। लेकिन जिया कहती है, नहीं, नहीं, ये तो काफ़ी अच्छी है और मेरी उससे फ्रेंडशिप भी हो गई है। जिया का बिहेवियर इतना अच्छा था कि जो भी उससे मिलता था उसका अच्छा दोस्त बन जाता था। यान्फो को समझ में नहीं आता है कि मेरी मॉम से लेकर के मेरी एक्स फियांसे तक को जिया ने अपना दोस्त बना करके रखा है। चल क्या रहा है। लेकिन पार्टी सक्सेसफुली अटेंड करने के बाद जिया को उसके डैड का कॉल आता है और वो उसे अपने बर्थडे पार्टी में बुला रहे थे। जिया जब जाती है वहाँ पर तो उसके फादर अपने नई वाइफ के साथ थे और जिया उस लेडी को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो उसी की एज की थी। इस वजह से उसके और उसके डैड के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े होते रहते थे। लेकिन उसके फादर यहाँ पर जिया पर इस चीज़ को लेकर के गुस्सा करते रहते हैं। तभी वहाँ पर यान्फो आ रहा है, ये बात उसे पता चलता है तो वो फिर नॉर्मल हो जाते हैं। यान्फो तो जानता था कि जिया को उसके स्टेप मदर पसंद नहीं है,
यानफो ने जिया के डैड के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह ऐसे लेकर के यहाँ पर आए हुए थे, जो कि गिफ्ट वगैरह उन्हें देते हैं और फिर वो लोग लंच वगैरह करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर भी इसी स्टेप मदर वाली टॉपिक को लेकर के उसके उसके डैड के बीच में काफ़ी बहस हो जाता है और जिया उठ करके अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ पर यानफो जिया को मनाने के लिए जाता है, हालाँकि वो यानफो से तो गुस्सा ही नहीं थी जो कि वो उससे बहस करेगी, लेकिन गुस्सा तो वो अपने डैड से थी। यानफो उसे मनाने के लिए आता है, वो थोड़ी देर के लिए काम डाउन तो होती है, यानफो के डैड का केक भी खा लेती है, लेकिन जब उसके डैड उससे बात करने के लिए आते हैं, तो उनके बीच में वापस से यहाँ पे लड़ाई-झगड़ा हो जाता है। और फाइनली जिया यहाँ पर अपना सामान पैक करके अपने डैड का घर छोड़ कर के वहाँ से चली जाती है। उसका कहना था कि वह अपनी एज की लड़की को चूज़ करे शादी करने के लिए, दोनों के बीच बाप-बेटी के जैसा रिश्ता है और जो जिया के डैड है वो उसकी एज की लड़की को उसकी स्टेप मदर बना कर के लेके आ रहे हैं। वो बस अपने डैड से इसी टॉपिक से लड़ा करते थे और उसके डैड उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट ही नहीं करते थे। वो हमेशा ही सिर्फ़ उसे एक बिज़नेस कमोडिटी की तरह ट्रीट किया करते थे। इसी वज़ह से इतना सब कुछ झेलने के बाद जिया अपना सामान लेकर के वहाँ से चली जाती है। तभी यानफो की एक्स फियांसे उससे मिलने के लिए आती है। यहाँ पर यानफो ने जिया को शादी के लिए प्रपोज़ करने का प्लान किया हुआ था और उसमें उसकी एक्स फियांसे भी यहाँ पर उसका हेल्प कर रही होती है। दोनों बातें कर रहे थे कि थोड़ी ही देर में यहाँ पर यानफो आ जाता है और वैसे वहाँ पर उसके सामने जिया को शादी के लिए प्रपोज़ करता है और वो कहता है वो सीरियसली उससे शादी करना चाहता है। जिया उसे हाँ कह देती है और इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ हमारा ये ड्रामा भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये प्रोफ़ेसर रेस्टोरेंट की लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। कहानी के एंड में यानफो ने फाइनली जिया के कॉलेज से अपना जॉब छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ से जाने से पहले वो जिया को सबके सामने प्रपोज़ करके जाता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। और ताकि कोई और लड़का ऐसे जिया के साथ फ्लर्ट ना करे। चलिए, जल्दी से मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्ज़न में।